14 साल पढ़ाया और 14 मिनट के इंटरव्यू में लक्ष्मण यादव जी को निकाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप मेरिट से नौकरियां नहीं दे रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हैं। और वही मेरा सवाल था कि आप क्या देख रहे हैं। पर्टिकुलर छांट के आरएसएस के लोगों की भर्ती की जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया है कि देश में आजादी तब मिली जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। जाति व्यवस्था को लेकर आपकी पूरी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? पंडित जी तो बता के कथा में गए कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, और स्कूल में मास्टर कहता है कि नहीं, वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है। आईआईटी का पढ़ा हुआ व्यक्ति एक साधु बन गया, ज्ञान दे रहा है कि कुछ नहीं है दुनिया में। मुलायम सिंह यादव जी मुल्ला मुलायम कह के बोला गया, इसीलिए कोई लालू प्रसाद यादव खड़ा होता है और समस्तीपुर में उस रथ को रोकता है। चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो, तमाम ऐसे बड़े नेता, विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, जिनकी जाति के नाम पर मुहावरे कहावतें नहीं है अपमान करने के लिए। अहिर गणिरिया कुर्मी चोर धर सारे कटंगरी। मैं शुक्रिया कहता हूँ राहुल गांधी का, जो पूरे देश में जाति जनगणना की बात कह रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय को लेकर जो अखिलेश यादव भाषण देते हैं उसे लक्ष्मण यादव लिखते हैं। कोई योगी आदित्यनाथ वहां खड़ा होकर के गर्मी शांत करने और जो है बाप का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा, इस लहजे में जो बोलता हो, उसके सामने कोई मुस्कुरा करके अपने व्यंग से, तंज से, अब बात खानदान तक आई है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। वो अपनी मुस्कुराहट से वो सब कुछ कर देते हैं जो आंख लाल करके योगी कुछ नहीं कर पाते, मोदी कुछ नहीं कर पाते। ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति करना अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, इनकी मजबूरी बन गया, क्योंकि सवर्ण वोटर बीजेपी का एक वोट बैंक बन चुका है। क्या अमित शाह की ये जरूरत होती कि वो माफी नहीं मांगते? बाबा साहब अम्बेडकर पर अब तक के समय का सबसे बड़ा अपमान करना। इस देश को समानता और न्याय दिलाने में बसपा और आदरणीय मायावती जी का योगदान है। उनको टोटी चोर बना दिया, लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बना दिया। साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, आप लगातार इनको प्रखर वक्ता के रूप में जगह जगह सुनते रहते हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब गुरबा की आवाज़ लगातार मंचों से आप इनको सुनते रहते हैं। और आज हमारे बीच प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण यादव जी। बहुत धन्यवाद संदीप जी। मैं शुरुआत करना चाहूँगा जिस कहानी की शुरुआत पूरी चर्चित रही और पूरे देश के अंदर फैली। 14 साल पढ़ाया और 14 मिनट के इंटरव्यू में लक्ष्मण यादव जी को निकाल दिया गया। क्या पूरी प्रकरण रहा, क्या पूरी कहानी रही उसकी? संदीप, इस बात के तो लगभग 1 साल बीत गए। जो कहानी है वो मैंने अपनी किताब में लिख दी, लेकिन फिर भी चूंकि जुड़ी हुई है और ये देश के शिक्षा व्यवस्था से, मेरिट से और इन सारे सवालों से जुड़ती भी है, इसलिए कई बार बात करना जरूरी भी हो जाता है, मेरे न चाहते हुए भी। असल में आजमगढ़ पूर्वांचल का एक गांव, वहाँ एक बच्चा जो बहुत बचपन से गाय भैंस चराने वालों के साथ अपना गाय भैंस लेके जा रहा हो, बहुत सामान्य किसान परिवार हो, पहली पीढ़ी व्यवस्थित तौर पर शिक्षा के करीब आ रही हो किसानी के बाद, तो सपने पहली बार जब देखने का मौका मिलता है तो बड़ा देखा जाता है। मेरी पिछली पीढ़ी, मेरे पिता पुराने कॉमरेड रहे, मेरे बड़े पिताजी वो एक पहले क्लर्क से नौकरी शुरू किया, दूसरे के खेत में काम करते थे, फिर मजदूरी करते थे, फिर उसके बाद नौकरी छोटी सी करते थे, फिर क्लर्क की नौकरी मिली। तो ऐसे संघर्ष करके इस पूरी प्रक्रिया में उन लोगों ने शिक्षा की अहमियत समझ ली थी। तो हम लोगों को पढ़ाने में बहुत उन लोगों ने अपनी सारी कुर्बानी दे करके पढ़ाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजा, दिल्ली विश्वविद्यालय तक मैं आया। और जब सपने बड़े देखते हैं तो उस समय वहाँ पर ये लगता था कि सबसे ताकतवर जगह कौन सी है, तो कलेक्टर होना। तो आईएएस बनने दिल्ली आए थे। और उसी दरमियान जेआरएफ होता है, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज में, जो मेरा बहुत प्यारा, बहुत पसंदीदा और कई मायने में बहुत ख़ास डिग्री कॉलेज रहा, ज़ाकिर हुसैन। वहाँ साल 2010 के सितंबर महीने में मुझे नौकरी मिल जाती है। उस नौकरी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो होते हैं, लेकिन आपकी नौकरी परमानेंट नहीं होती। ओहदा परमानेंट है, लेकिन 4 महीने बाद वो रिन्यू होना है। और उस जमाने में कभी 4 महीने, 6 महीने, साल भर के आसपास तक आप परमानेंट हो जाते थे। लेकिन 14 साल हो गया उस कॉलेज में, वहाँ इंटरव्यू ही नहीं हुआ। ये देश की शिक्षा व्यवस्था थी। और जब इंटरव्यू हुआ तो जिसका सबसे ज़्यादा अनुभव हो, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो अपने बैच का, जिसके 3 लेख होने चाहिए, 9 आर्टिकल रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो, 1 किताब पब्लिश्ड हो, उसके पास एक लंबा अनुभव हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में उसका 100 में 96 नंबर हो, इन सब को दरकिनार कर दिया जाए और 14 मिनट के इंटरव्यू में, वही जो आपके सवाल में था, ये इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। इसका मतलब ये है कि आप मेरिट से नौकरियां नहीं दे रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हैं। और वही मेरा सवाल था कि आप क्या देख रहे हैं।
अब जाति देख रहे हैं। जाति में इसलिए दिक्कत अब नहीं होगी कि बाबा साहब का संविधान तो इतना है कि ओबीसी के पद पर ओबीसी को ही नौकरी मिलेगी, लेकिन आप कुछ और जरूर देख रहे थे, आप मेरिट नहीं देख रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसलिए अपनी निजी नौकरी के सवाल की तरह नहीं देखता हूँ, एक बड़े सवाल की तरह देखता नहीं, प्रोफेसर की भर्तियों की बात हो या व्यापक रूप में इसे देखा जाए, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, इसमें बहुत बड़ा आरोप आपकी तरफ से भी लगाया गया कि पर्टिकुलर छांट के आरएसएस के लोगों की भर्ती की जा रही है। ये हर मंच से आपने कहा और बड़े बड़े लोगों ने छापा भी इसको। आरएसएस की भर्ती करने के पीछे इन लोगों की जो असली दिशा है वो है क्या? हूँ। ये असली दिशा यही है जो हम और आप जब बात कर रहे हैं अभी, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया है कि देश में आज़ादी तब मिली, सच्ची आज़ादी, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो आरएसएस एक विचार का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है जो दावा करता है कि वो गैर राजनीतिक है, लेकिन वो देश की सबसे बड़ी राजनीति कर रहा है। और उसकी राजनीति ये है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता, संसाधन, सब कुछ का कैसे नियंत्रण रहे। बाकी लोग रहें तो प्रजा की तरह रहें, राजा एक रहे, वो एक जाति का रहे, वो एक मजहब का रहे। जैसे आरएसएस के प्रमुख एक जाति के हो सकते हैं, तो उसका एक विचार है। वो विचार ये कहता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो विचार ये कहता है कि इस देश में सवर्ण वर्चस्व कायम रहे। वो विचार ये कहता है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में संसाधन, संपत्ति, सबका नियंत्रण रहे। हमारी लड़ाई उस विचार के साथ है। हमारी लड़ाई ये है कि सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह। वही मैं बार बार सवाल में इसको एक बार और शामिल करना चाह रहा था कि सिर्फ लक्ष्मण यादव को इसलिए निकाला गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख के विचार लक्ष्मण यादव लगातार प्रोफेसर होते हुए लगातार फैला रहे थे और ये इस विचारधारा के खिलाफ। एग्जैक्टली संदीप, मैं एक बात और अगर कहूँ कि प्रोफेसर की नौकरी मेरे बाधे नहीं आ रही थी। मतलब आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो आप एक क्रिटिकल स्टैंड रखते हैं। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप अपना निजी राय रख सकते हैं, चुनाव लड़ते हैं, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में जा सकते हैं। तो वो नियम कायदा कहीं बाधा बन नहीं रहा था। अब जो मेरा काम था वो मेरा विचार का था। हमने भी तो बहुत सीखा है ना इस विचार को कि आइडिया ऑफ इंडिया बुद्ध से जुड़ता है। केवल मुझे अमेरिका में जाकर बोलना हो कि मैं उस देश से आया हूं जहां जिसने इस दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, और भारत में आके युद्ध का विचार जो है उसको प्रोत्साहित करूं, मैं इस विचार को नहीं मानने वाला था। मैंने अपने हिंदी साहित्य की पूरी दुनिया में कबीर को पढ़ा था। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता कागज की, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखन की देखी, और मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे। तो कबीर मेरे नायक हैं। मैं उनके विचार को अगर अपनी क्लासरूम में पढ़ाता हूं और जरूरत मुझे महसूस होती है कि मेरा समाज अगर उसे भी कबीर के विचारों की जरूरत है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि जैसी क्लासरूम मुझे चाहिए उससे बेहतर मुझे समाज चाहिए होगा। वरना अगर बाहर आग लगी रहेगी तो मेरा कैंपस सुरक्षित नहीं होगा। ये मेरी शायद गलती थी, और इसीलिए मैंने कहा कि जिसका प्रतिनिधित्व आरएसएस करता है, जिस विचार का, वो विचार चाहता है कि मुट्ठी भर लोगों की बात हो, उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाते रहें। भारत आज़ाद हुआ 2000, कुछ लोग कहे 2014 में, अब तो वो कह दिए हैं कि 2023 में, 24 में, जब राम मंदिर बना। मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि इस भारत को बनाने में बुद्ध की भूमिका है, कबीर की भूमिका है। इसकी बुनियाद में अगर आप नीचे जाएंगे तो कोई गुरु नानक, कोई चोखा मेला, कोई संत रैदास मिलेंगे, और बुनियाद में जाएंगे तो कोई बुल्ले शाह, बाबा फरीद मिलेंगे। ये फूले अम्बेडकर पेरियार का विचार मिलेगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिलेंगे, गांधी मिलेंगे, भगत सिंह मिलेंगे। उन सबका कुछ योगदान ही नहीं जब राम मंदिर नहीं बना है। तो ये विचार आरएसएस का है। कैंपस में रह करके एक प्रोफेसर अगर इससे मुख्तलिफ राय रखता है, जैसे मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल आरएसएस के शिक्षक विंग का प्रभारी था, तो तुम आरएसएस का शिक्षक विंग का बीजेपी का आदमी रह करके प्रोफेसर रह सकते हो, प्रिंसिपल रह सकते हो, और वाइस चांसलर हो सकते हो, और कोई प्रोफेसर नहीं हो सकता। मुझे जनता ने प्रोफेसर बना दिया। तो देखिए, आपका सवाल बहुत जरूरी सवाल है संदीप। इसलिए आरएसएस ने ये मुझे निकालने की बात की कि वो एक लक्ष्मण यादव से चिढ़ नहीं रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि इसका मैसेज जाए लोगों में कि अगर नौकरी करनी है तो मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। इसलिए उन्होंने ये पैगाम दिया। वो चाह रहे थे कि जो विचार लक्ष्मण यादव फैला रहे हैं वो विचार देश भर में ना फैले, और इस विचार से उनकी जाहिर सी बात है शुरू से लड़ाई है कि ये विचार देश भर के अंदर ना फैले। आपने बीच में बात की कि ये सवर्ण को लेकर या जाति व्यवस्था के तहत ही ये पूरी प्रक्रिया हुई, और जाति व्यवस्था को लेकर जो आज चल रहा है पूरे देश के अंदर, जाति व्यवस्था को लेकर आपकी पूरी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है कि जाति व्यवस्था से हम
किस ओर बढ़ रहे हैं और क्या बीजेपी उसको किस तरीके से फैला रही है देश के अंदर? देखिए, जाति एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कई बार होता है डॉक्टर के ऊपर ये आरोप लग जाता है कि तुमने बीमारी की जांच करके अगर बता दिया तो ये हो जाएगा तुम्ही ने बीमारी पैदा कर दी। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस देश ने जाति को एक बीमारी की तरह कबूल ही नहीं किया। अब मैं ये कहूँ कि कबूल नहीं किया तो ये कौन लोग थे जिन्होंने इसको कबूल नहीं किया? जिनको इस व्यवस्था से फायदा हो रहा था, जिनके हित में ये व्यवस्था थी, जिनको इससे संरक्षण मिल रहा था, जिससे इस व्यवस्था ने जिसको विशेषाधिकार दे रखा था। आप और वो किताब कौन सी थी? मनुस्मृति। एक प्रतीक मैं कह रहा हूं, है तो ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में अगर लिखा है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए, तो ये किसी शूद्र ने तो नहीं लिखा होगा। ऋग्वेद में किसी शूद्र ने ये ऋचा नहीं लिखी होगी। अब वो लोग कहते हैं क्षेपक है। तो उसके बाद बुद्ध की लड़ाई क्या थी? और हजारों साल में गैर बराबरी इस देश में, दुनिया भर में गैर बराबरी है, लेकिन उसका आधार कुछ और हो सकता है। कहीं रंग भेद है, कहीं नस्ल भेद है। भारत एक ऐसा देश है जिसने गैर बराबरी का एक ऐसा सामाजिक ढांचा बना दिया था जिसको बाबा साहब अम्बेडकर एक क्लोज्ड ग्रुप कहते हैं। इसमें आवाजाही नहीं हो सकती। अगर आप मुख से पैदा हो गए तो आप पैर से नहीं होंगे, जो पैर से हो गया वो मुख से नहीं होगा। हालांकि दुनिया में बाकी जगह पे मैं बार बार कहता हूं कि लोग एक ही तरह से पैदा होते हैं, भारत ही है जहां कोई मुख से पैदा होता है। और फिर ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी में कुछ बड़े कठिन सवाल पूछ दिए हैं। अब ये बात लोगों को पढ़ना चाहिए। एक बात मैं अगर देखूं कि जाति व्यवस्था की जो पूरी संरचना है वो वर्चस्व को कायम रखने की है, लेकिन जाति के खिलाफ इस देश में हजारों साल से आंदोलन होते रहे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हजारों साल का संघर्ष जाति को बनाए रखने का है, इसके खिलाफ जाति को तोड़ने का है। कि हम एक बहुत अच्छा कबीर का दोहा है, अगर मैं आपको सुनाऊं। कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कि एक बूंद एक है मन मूत्र, एक चाम एक गुदा, और एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। ये जाति व्यवस्था के खिलाफ का आंदोलन है। जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। एंटी कास्ट मूवमेंट बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, गुरु नानक, चोखा मेला, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, ये जाति को तोड़ने की बात करते थे। वो कालांतर में आकर छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार। छोटी सी कहानी मैंने पिछले दिन अपने चैनल में सामाजिक न्याय की पाठशाला के लिए खोजी, अय्यंकाले की। आप कल्पना करें कि एक ऐसी सड़क है और साल 1880, 1890, 1900, बहुत पुरानी भारत की बात भी नहीं है। एक सड़क है, मुख्य मार्ग है, उस पर कोई दलित नहीं चल सकता था। इस बात को जब उन्होंने विरोध किया तो पूरा उनके ऊपर हमला हो गया। इस बात से जब नाराज हुए तो एक दिन उन्होंने बैलगाड़ी मंगाई, 2 बैल हट्टे कट्टे, उनके बैलों के गले में घंटी बांधी और बैलगाड़ी पर वो पोशाक पहनी जो वहां का शासक वर्ग पहनता था, और मुख्य राजमार्ग से अय्यंकाली ने बैलगाड़ी दौड़ा दी। आइडिया ऑफ इंडिया में वो है। तो जाति व्यवस्था चाहती थी कि सड़क पर सब न चलें, पानी सब न पिएं। जिस तालाब में पशु पी सकता था पानी, मनुष्य नहीं पी सकता था। जिस स्कूल में जाति देखकर शिक्षा दी जाती हो, और ये सबके साथ हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी वेटिंग फॉर अ वीजा में अभी लिखा है कि पानी वहाँ पर पीने गया तो इस बात से हकारत हुई, सबसे पीछे मुझे बिठाया जाता था। तो ये जाति व्यवस्था चाहती थी कि बंटवारा हो जाए। आसान भाषा में कहें तो जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो सम्मान का, स्वाभिमान का और संसाधन का बंटवारा करती है। कि जो उत्पादक वर्ग है उसी से सम्मान और स्वाभिमान और संसाधन छीनने की एक व्यवस्था का नाम है जाति व्यवस्था। और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में वो ताकत रहे। आरएसएस और बीजेपी उस व्यवस्था को मानने वाली है, जिसके गुरु हैं गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर। इनकी किताब लिखती है बंच ऑफ थॉट कि जाति व्यवस्था समाज को चलाने का एक अच्छा तरीका है। और अंबेडकर, फूले, पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये लोग कहते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। भारत इन दोनों के बीच संघर्ष कर रहा है। हम चाहते हैं एक ऐसा भारत बने जिसमें जाति टूटे, लैंगिक भेदभाव टूटे, सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी इन सब में बराबरी हो। इसलिए हम उस विचार की बात करते हैं। बिल्कुल। अभी बीच में आपने मनुस्मृति की बात की। मनुस्मृति का सबको पता है कि मनुस्मृति के अंदर जिस जाति व्यवस्था की बात की है, वर्ण व्यवस्था की बात की है, उसके अंदर उसका विरोध होना चाहिए और लगातार
छोटी छोटी जगह पे सामाजिक आंदोलन के तहत तो विरोध होता है, जब आप उसको राजनीतिक तौर पर देखते हैं एक व्यापक विरोध उसका कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? असल में इसके पीछे की दो वजह है। भारत की आज़ादी, और मैं जब कह रहा हूँ भारत की आज़ादी तो न 2014 में मिली न राम मंदिर बनने पर। भारत की राजनीतिक आज़ादी, अंग्रेजों से मुक्ति 15 अगस्त 1947, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत संविधान बना। उस संविधान के बाद एक वादा किया गया इस देश के नागरिकों को कि अतीत में जो भी गलतियां हुई होंगी, जो भी खाइयां रही होंगी, हम उसे पाटेंगे, हम एक नया भारत बनाएंगे तो समानता और न्याय पर होगा, मानववादी विचारों पर होगा। तो मानववादी विचार संविधान का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान किसका प्रतिनिधि? मानववादी विचारों का। और इसके खिलाफ फिर एक ऐसी विचार भी होगी जो वर्चस्वशाली विचार है, जिसका प्रतिनिधि ग्रंथ है मनुस्मृति। अब मनुस्मृति ने बांटा, आज संविधान ने नहीं बांटा, संविधान ने जोड़ा। आज कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी डिग्री का बहुत पता नहीं है कि ओरिजिनल है कि क्या है, वो लोग कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे। बांटा किसने? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम रेज करते हैं ना कि किसने बांटा? मुख से कौन पैदा होगा, भुजाओं से कौन पैदा होगा? बांटा किसने? कौन मुख्य सड़क पर चलेगा, कौन नहीं चलेगा, कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, कौन इस सारी बंटवारे को कौन करता है? समाज में वर्चस्वशाली तबका बांटता है। और इस बंटवारे को वैध बनाने के लिए, जैसे मैं अगर आपको अतीत में ले चलूं तो पुराने समय के इतिहास इस बात की गवाही देते हैं दुनिया भर में कि राजा को जब ये जनता को समझाना था कि मैं तुम्हारा राजा हूं, जो करता हूं सब सही करता हूं, तो उसको देवता का स्वरूप बनाना होगा। राजा कौन है? देवता का अवतार है, तो उसका सब काम सही होगा, प्रजा चुप रहेगी। ये कौन कहेगा? तो एक पुरोहित को बिठा दो, तो पुरोहित बैठ के कहेगा कि ये राजा देवता का अवतार है, तो राजा कहेगा पुरोहित को कि ये तो खुद देवता है। ये दोनों का तालमेल दुनिया भर में रहा। पोप, पादरी, चर्च और राजा का वहां रिश्ता रहा, यहां भी रहा, हर धर्म में रहा। इससे क्या होता था? शोषण, अन्याय और अत्याचार ये पूर्व जन्म का फल हो जाता था। तुम गरीब क्यों पैदा हो? पिछले जन्म में कोई खराब काम किए रहे होगे। ये कौन समझा रहा है? शास्त्र। तो बाबा साहब अंबेडकर अपनी कई किताबों में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि देखो, जाति व्यवस्था को वैधता दी शास्त्रों ने, सामाजिक संरचना के रूप में स्थायी बनाया, बीच बीच में उसको तोड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक बात कहूं कि ओबीसी में आने वाली सारी जातियां हर समय शूद्र नहीं रही, उनके राजवंश रहे। मैं पिछले दिनों महाराष्ट्र जाता हूं तो पता चलता है कि वहां दलित और पिछड़े में आने वाली जातियों के शासक रहे। जबलपुर एक जगह है, वहां गोंडवाना लैंड है, गोंडों का शासन है। भीलवाड़ा आदिवासियों का शासन है, और देवगिरी के यादवों का शासन है। इधर गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश, और पीछे जाएंगे तो मौर्य वंश, और ये सारे आज ओबीसी हैं। एक जमाने में इनके राजा हुआ करते थे। और उधर चले जाएंगे तो पूरा देश में शासक वर्ग में एक समय था जब ताकत से कोई शासक बनता है, लेकिन शास्त्रों और इतिहास लेखन ने यह तय कर दिया कि जिसे हम कहेंगे वो शासक होगा। चिन्हुआ चाबे मेरी किताब में शुरू में है, प्रोफेसर की डायरी में, कि अगर हिरन अपना इतिहास नहीं लिखेंगे तो शिकारियों के इतिहास में शिकार की गाथाएं होंगी। तो इतिहास लेखन ऐसा हुआ कि जाति व्यवस्था टूटी, तोड़ने की बजाय उसको स्थापित करने की बात हुई। वो मनुस्मृति करती है, उसका एक प्रतीक है। वो है तो और भी कई ग्रंथों में। और भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने प्रगतिशील विचारों को हमेशा हाशिए पर ढकेला। एक उदाहरण दे दूं, उपनिषदों में कई ऐसी बातें हैं जो वेदों के खिलाफ हैं, कोई बात उसकी नहीं करता। 6 दर्शन है जिसमें सांख्य और वैशेषिक पदार्थवादी दर्शन है, वैज्ञानिक चेतना के हैं, हमने उनको मार दिया। हमने जहां भी साइंस था, टेक्नोलॉजी थी, जहां उन चीजों को खत्म किया, क्योंकि गोबर खिलाना था, क्योंकि ये बताना था कि जो एक अभी क्लिप में देखा हूं, पता नहीं आप उसको देखे होंगे। एक बच्चा स्कूल में है तो वहां एक चेक करने के लिए एक व्यक्ति पहुंच रहा है, तो वो पूछ रहा है कि बताओ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। तो एक बच्चा पढ़ा लिखा बोलता है, वो कहता है कि चूंकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो उसमें बीच में एक बच्चा बोल पड़ता है, ये गलत बोल रहा है सर, राहु और केतु के ग्रहण लगने से उनको वो खा जाता है, इसलिए ग्रहण लगता है। तो कहता है कि क्या? तो कह रहा है कि सर ऐसे कैसे होगा, पृथ्वी तो शेषनाग के फन पर टिकी है, तो घूमेगी कैसे। आप अपनी किताबों में कर्मकांड और अंधविश्वास लिखे थे, विज्ञान ने उसे ध्वस्त किया, तो आज आप अपने स्कूलों में शिक्षा विज्ञान की देते हैं।
तो वहां वो मास्टर कहता है कि चुप रहो, बच्चा घर जाता है तो मां से लड़ जाता है, कहता है कि पंडित जी तो बता के कथा में गए कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, और स्कूल में मास्टर कहता है कि नहीं वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ये है दोनों का द्वंद्व। मनुस्मृति और उसको मानने वाले विचार के लोग इस तरह के पाखंडी शास्त्रों के जरिए स्थापित करते थे कि समाज को इसकी जरूरत है। अब आपके सवाल का आखिरी हिस्सा, इसका स्थायी विरोध क्यों नहीं हो पाया? हुआ, लेकिन राजनीतिक सत्ता बहुत कुछ तय करती है। बुद्ध के बाद अगर अशोक हैं तो सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म का परचम दुनिया में फैलाया, 84,000 स्तूप बनवाए, आज तक दिखता है। वो कहाँ तक, जहाँ जाते हैं खूंटा गाड़ के आते हैं। तो सम्राट अशोक जहाँ जाते थे एक स्तंभ गाड़ दिया, ये लो, और उस स्तंभ पे लिखा है कि प्रजा के साथ कोई अन्याय नहीं होने दे। राजा ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनपढ़ हो और कॉपी किताब पर जीएसटी लगा दे 18%। राजा ऐसा होना चाहिए प्रजा के हक में काम करे। एक राजा सम्राट अशोक, एक राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। ये हिंदू मुसलमान करते हैं, शिवाजी की तरफ से लड़ने वालों में कई मुसलमान थे। शिवाजी ने फैसला किया कि सेना जहां जाएगी किसानों का एक भी चीज नुकसान नहीं होगा। शिवाजी अंतरजातीय विवाह के बाद उत्पन्न हुई संतान थे। शिवाजी कमेरा जाति के थे, इसलिए राज तिलक करने से मना कर दिया, और आज उनको वो झंडा बरदार बने। और तीसरे राजा का नाम मैं लूंगा, छत्रपति शाहू जी महाराज। ये इन 3 राजाओं के इतिहास को पढ़ना चाहिए कि राजा कैसा होना चाहिए। तो इसलिए जब बाद में आजादी के बाद जिनको राज मिला उन लोगों ने कुछ गलतियां की, और 70-75 साल के आजाद भारत में, राजनीतिक रूप से आजाद भारत में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिस बात की चिंता थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो मुश्किल होगी। मुझे लग रहा है कि मनुस्मृति बनाम संविधान की जो पूरी लड़ाई है अब वो अंतिम मुकाम पर है। अगर हमने मनुस्मृति के विचार को रोका नहीं, जो बांटती है, जो महिला को असूर्यम पश्या बना करके पिता पुत्र और पति के अधीन करती है, हमने उस विचार को अगर रोका नहीं तो संविधान का विचार कमजोर होगा, और भारत कभी दुनिया में विश्व गुरु संविधान से बन सकता है। मनुस्मृति से आप दुनिया में कब जाकर बता सकते हैं कि हमारे यहाँ गोबर खाने की बात की जा रही है, गौमूत्र की बात की जा रही है। दुनिया में एलन मस्क जब रोबोट बना करके इलेक्ट्रिक व्हीकल और रोबोट ऐसा बना रहा है कि एक प्रक्षेपास्त्र जहां से छोड़ा जा रहा है वहीं आ जा रहा है। जापान की बात की जा रही है, जापान की टेक्नोलॉजी भारत में आ गई। चीन, हमारे बेडरूम में सामान आप देख लीजिए तो 50% चीन का बाजार का सामान है, और भारत की इसमें शोध कर रहा है। भारत में शोध में आज वीडियो वायरल है कि आईआईटी का पढ़ा हुआ व्यक्ति एक साधु बन गया और ज्ञान दे रहा है कि कुछ नहीं है दुनिया में, तुम क्या लेकर आए हो। मैं एक कबीर का पद पढ़ता हूं, आप इसको देखिए, समझिए। ना जाने तेरा साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या साहब तेरा बहरा है, और च्यूटी के पग नेउर बाजे सो भी साहब लिखता है, और अंदर तेरे कपट करदनी सो भी साहब दिखता है। माला तो करमे फिरे, जीप फिरे मुखमाई, और मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमरन नहीं। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। उन्होंने कहा कि गंगा नहाने से जो नर तरी हैं, और मछली न तरी जिसका गंगा में ही घर है। तब उन्होंने कहा कि मल नहाए धोए क्या हुआ, जो मिटा न मन का मैल, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तब उन्होंने, कबीर ने लिखा कि अपने भीतर है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, जो खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। जो था वो अपने अंदर था। इन चीजों ने अब राजनीति का रूप ले लिया। अब एक बाबा पॉडकास्ट में बैठ कर दिखाता है कि कैसे जो है पर्ची बनाना एक वैज्ञानिक है। तो पर्ची बनाना केवल वैज्ञानिक है तो भारत में ही क्यों है? अमेरिका, चीन, जापान बिना पर्ची के दुनिया पर राज कर रहे हैं। एलन मस्क ने किसी बाबा से पर्ची बनवाई? किसी ने जो आजकल एक देखा है, वो बाबा को मैं कैंची से हवा में ऑपरेशन कर रहा था, पथरी का, मंत्र मारा, जा बच्चा, बाबा खुश, अरे बाबा की जय हो, और अस्पतालों में लाइन लगी है गरीब कमजोर मजलूम लोगों की। ये विचारधारा का संकट है। देश में जिसको हुकूमत करने को मिले उसे वैज्ञानिक चेतना, उसे मानववादी विचार को आगे बढ़ाना था। जब वो धर्म का काम करने लगे, राजा पुजारी हो जाए और पुजारी नेता बन जाए तो देश डूबेगा। नेता को नेता का काम करना चाहिए। भारत का संविधान सेकुलर बात करता है। हम अपनी लड़ाई इसलिए कमजोर पड़ रही है कि हमने घालमेल कर दिया, इसलिए मनुस्मृति के विचार को संकट की तरफ देख रहे हैं, और बाकी जो मानववादी विचार है उसमें मुश्किल आ रही है। अब वो आखिर में गालिब का एक शेर है ना कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा,
कुरीदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, और रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ईमानदारी इतनी होनी चाहिए, हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, इसलिए भारत अंतर विरोधों में जूझ रहा है। जैसे एक आखिरी बात बताऊं, आप रील्स देखते हैं, एक ही समय में खाना बनाकर अच्छा खाएं, इसकी भी रील्स वायरल है, और दूसरी तरफ वजन कैसे घटाएं, इसकी भी रील्स वायरल है। इन्हीं दोनों के बीच हमारा विरोधाभास की दुनिया जी रही है कि हम दोनों की दुकान चला रहे हैं। दुकान ऐसे चलेगी तो देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से, वैज्ञानिक चेतना से, कलम और किताब से। अभी आपने बात की कि विदेशों में नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, नई नई चीज़ें खोजी जा रही हैं, कैंसर का इलाज ढूंढा जा रहा है, और हमारे देश में एक बहुत ही अभी चर्चित मुद्दा चल रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, खुदाई जा रही है लगातार। आप संभल देख लीजिए, जगह जगह पर सर्वे किए जा रहे हैं। इसके पीछे की पूरी जो कहानी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक एजेंडे के तहत बाकी मुद्दों से भटकाने की वजह है, या एक वही वैचारिक तरीके से लोगों को ख़त्म करने की? असल में सरकार में बैठे लोग साजिश में बहुत तेज होते हैं, वरना उनका झूठ दुनिया पकड़ लेती। तो वो पहले बचपन में सुनते थे, झूठ बोले कौवा काटे। अब लगता है इस देश में कोई कौवे नहीं बचे हैं। आप कितना भी बड़ा झूठ बोल लीजिए, और शर्त यह है कि जितना बड़ा पद उतना बड़ा झूठ। आप झूठ बोलिए चुनाव में कि आप रोजगार देंगे 2 करोड़ प्रति वर्ष, आप झूठ बोल दीजिए 15 लाख प्रति वर्ष देंगे, हर अकाउंट में पैसा आएगा, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव बनाएंगे, शिक्षा देंगे, कुछ भी बोल दीजिए। और जब आपका सरकार बने तो आप उसको डिलीवर न कर पाएँ तो मुश्किल होती है, फिर आपको ध्यान भटकाना होता है। वो हमारे गांव में पहले आता था जादू दिखाने वाला, तो झोला वोला लेके आता था और मिट्टी उठाता था, ऐसे फूंक मार के 2 फूंक मारा, पैसा बना दिया। और जिस समय वो फूंक मार के पैसा बना रहा होता तो बाकी लोगों का ध्यान दूसरी तरफ दिखाता था। बांसुरी इधर बजाएगा और हाथ इधर झोले में रहेगा, ये झोला है, इसमें से निकाल रहा है, मिट्टी वाले में से पैसा निकाल रहा है, बांसुरी डमरू ऐसे ऐसे बजा रहा है, आपका ध्यान डमरू पर है, ये डमरू बज रहा है, ये डमरू। अब उधर आपका ध्यान चला गया, ए धर्म खतरे में, अरे भाई कांवड़ लेके जाओगे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा, अरे मुख्यमंत्री चल रहा है कुंभ में, कोई दिक्कत ना हो, अरे चलो नहाओ, कुंभ आओ, सब करो, अरे देखो हमारा इतिहास गौरवशाली, 500 साल का बदला ले लिया, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे, इतिहास, विष्णु भगवान का अवतार, कल की अवतार उसी संबल में होगा, योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे हैं। और जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक बार नहीं कहते कि मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजना हमारा प्राथमिक काम होगा। उस समय कहते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, इतना शिक्षा देंगे। और जनता क्या होती है, इमोशनल होती है, उसको लगता है कि जो रोटी नहीं जिसको मिली है उसकी आवाज दूर तक सुनाई नहीं देती, उस तक कोई कैमरा नहीं पहुंच पाता। गांव में जाकर देखिए, नून रोटी खाने को मजबूर है लोग, इसीलिए तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है सरकार के द्वारा, और चंद मुट्ठी भर अरबपतियों को इतना ताकतवर बना दिया कि पूरा देश उनके कब्जे में है। इन चीजों के बीच आप राजनीति कामयाब कैसे करेंगे जब तक इस तरह के मुद्दे नहीं ले आएंगे? इसलिए मस्जिद के नीचे से, पहले भारत जोड़ो अभियान था, भारत का संविधान, अब भारत खोदो अभियान है बीजेपी और आरएसएस का। इसीलिए राम मंदिर का पूरा मुद्दा ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मूर्ति कोई रखा, अब कौन बात करेगा कि 1948 में कौन मूर्ति प्रकट हुई, कैसे हुई? उसको आरएसएस ने गांव गांव मंदिर आंदोलन के समय वो मूर्ति प्रकरण सबके सामने कैसे मूर्ति रखी गई, मूर्ति रखी गई, और वहां का जो डीएम था वो डीएम कैसे वहां क्या भूमिका निभाता है, और बाद में जनसंघ में जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर, उस समय की जनसंघ ज्वाइन करके सांसद बन जाता है, और भगवान सब देख रहे हैं। मूर्ति का ताला कौन खुलवा रहा है, उसके बाद मस्जिद विध्वंस हो जा रहा है, हमला हो जा रहा है, और जो उसको कानून की रक्षा की बात करे वो विलेन हो जा रहा है। मुलायम सिंह यादव जी, मुल्ला मुलायम कह के बोला गया कि वो मुल्ला मुलायम थे। मुख्यमंत्री का फर्ज है कि कानून और व्यवस्था की रक्षा करना, और जिसने आदेश दिया था वो तो बाद में उसी ट्रस्ट का ट्रस्टी निकला, वही नृपेंद्र मिश्रा, जो उस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में वो था। बार बार आरोप लगा कि मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई। हाँ, मतलब ये इतिहास जानने वाले लोग जानते होंगे कि मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा लेकर निकला कौन, ये तो इतिहास में जानना होगा। जिस समय पूरे देश में मंडल आंदोलन, जिसको क्रिस्टोफ जफरले कहते हैं कि इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन, आज़ाद भारत की सबसे बड़ी परिघटना का नाम है मंडल आंदोलन। और मंडल के पहले का भारत और मंडल के बाद का भारत बदल गया। और जब मैं मंडल कह रहा हूँ तो मंडल कमीशन की बात कर रहा हूँ। और उस समय
जब ये मंडल चल रहा तो मंडल का विरोध बीजेपी नहीं कर पा रही थी और समर्थन केंद्र में सरकार को, बीपी सिंह की सरकार को दी हुई थी। तो मंडल का विरोध करते तो ओबीसी वोट आपको कभी नहीं मिलता। तो कमंडल लेकर के रथ लेकर निकल गए। उसके पहले तक मंदिर आंदोलन बीजेपी का एजेंडा नहीं था, वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और इन तमाम संगठनों का एजेंडा था। उसको पालमपुर अधिवेशन के बाद बीजेपी प्रस्तावित करती है कि अब इसे हम राजनीतिक लड़ाई बनाएंगे। जैसे ही मंडल लागू हुआ, आपने राजनीतिक लड़ाई बढ़ाने के लिए मंदिर खड़ा कर दिया सामने और रथ लेके निकल गए। और रथ लेके निकल रहे हैं, आगे रथ जा रहा है, पीछे दंगे हो रहे हैं। इसीलिए कोई लालू प्रसाद यादव खड़ा होता है और समस्तीपुर में उस रथ को रोकता है कि आप संविधान के सामने खतरा बन करके आए हो। और इसी की सजा भुगतने के लिए लालू प्रसाद को जेल में डाला गया। वरना लुटेरे तो कितने बड़े बड़े हुए कि कौन बीफ कंपनी से चंदा लिया और कौन चंदा दो धंधा लो इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के बहुत कुछ इस देश में लूटा गया। लेकिन जेल में कौन जाएगा? लालू यादव। और उसी संविधान की रक्षा की शपथ जिसने ली, उसी के हफ्ते 10 दिन बाद अगर कोई मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उनकी जिम्मेदारी तो है ना कि भाई कोई कानून और व्यवस्था से ऊपर नहीं है। अगर ऊपर हो गए तो मुख्यमंत्री अपना कानून बचाने के लिए अपना काम करेगा। और आदेश किसने दिया गोली चलाने का? वही नृपेंद्र मिश्रा, उस समय क्या पदाधिकारी, और बाद में वही बीजेपी ज्वाइन करता है और वो ट्रस्ट में शामिल है, राम मंदिर ट्रस्ट में। और अखबार लिखता है कि हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई, सरयू का पानी ला, अफवाहें, गायें मर गईं। ये इसलिए प्रचारित किया गया कि कोई लालू यादव, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई रामविलास पासवान, कोई शरद यादव, ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इनको विलन बना दो। इसलिए मुल्ला मुलायम कहा जाता था। एक भाषण में नेताजी ने कहा कि कोई हमें मुल्ला कहे, कोई हमें चौधरी कहे, कोई हमें कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। इस देश के कमजोर तबकों को ताकत दिला करके, उनको सम्मान दिला करके, उनको बराबरी में लाने के लिए जो भी बदनामी सहनी होगी हम सहते रहेंगे। इसीलिए नेताजी को आज बात करना। और ये बीजेपी आज नरेंद्र मोदी ओबीसी कहते हैं खुद को, और ओबीसी कहने वाले नरेंद्र मोदी मंडल के विरोध में जो मंदिर की यात्रा निकली थी उसके संयोजक बन के बैठे थे और रथ यात्रा में चल रहे थे। इसलिए बहुत लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में आज संविधान सब कुछ बचाएगा। सबसे बड़ी बात, अभी चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव जी हों, तमाम ऐसे बड़े नेता, विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। क्या फायदा होगा देश को और क्या इससे परिणाम आएंगे जातिगत जनगणना के? अगर जाति है तो जाति गिनी भी जानी चाहिए। अगर जाति नहीं होती तो जाति गिनने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और जाति है तो जाति अपने तमाम खामियों के साथ है। खूबियाँ तो इसमें कोई नहीं है। खूबियाँ केवल उनके लिए हैं जिनकी जातियों के नाम पर गालियाँ नहीं हैं, जिनकी जाति के नाम पर मुहावरे कहावतें नहीं हैं अपमान करने के लिए। अहिर गणिरिया कुर्मी चोर, धर सारे का टंगरी तोर। तो तेली अगर सामने आ जाए तो जतरा बिगड़ जाए। ये अछूत है, ये अगर छू ले तो अपवित्र हो जाए। जिन जिन जातियों के साथ ये हुआ, उन तमाम जातियों में बाबा साहब के संविधान के बाद, हजारों साल के संघर्ष के बाद, समाजवादी अम्बेडकरवादी लोगों की मेहनत के बाद एक चेतना आई कि मनुष्य मनुष्य बराबर होता है। मन के एक समाना, गुरु घासीदास कहते थे। बराबरी की लड़ाई शुरू हुई बाबा साहब के संविधान से। उसके पहले लड़ाई चल रही थी, उसको संघनित किया संविधान ने। और संविधान ने वादा किया था कि सबको सबके हिस्से का हक अधिकार मिलेगा। 1931 तक जाति जनगणना होती है। कुछ तो ये नमूने कहते हैं कि अंग्रेजों ने जाति बनाई। आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री होते तो बिना रेफरेंस के भी बात कर लेते कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य सब आपस में बतियाते थे और गुरु नानक और विवेकानंद सब बैठ के कबीर उबीर चर्चा करते थे। आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं भाई, आपको कौन पूछने वाला है साहब। लेकिन पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि तथ्य के साथ बात करें। किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट, और बंच ऑफ थॉट में क्या लिखते हैं गोलवलकर कि अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था का जहर फैला दिया। मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि ऋग्वेद में अंग्रेज लिखा, मनुस्मृति बनाई अंग्रेज ने कि अगर ब्राह्मण के बराबर में शूद्र बैठ जाए तो बैठने वाला हिस्सा कटवा देना चाहिए। कहिएगा तो चौपाई सुना दूंगा। एक ही अपराध अगर ब्राह्मण करे और शूद्र करे तो ब्राह्मण का अपराध माफ है, शूद्र को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कान में शीशा, गले में मटका, पीठ पे झाड़ू, कितना अंग्रेजों ने ये सब किया। कबीर के खिलाफ अंग्रेज खड़े थे या मुसलमान थे। भाई 500 साल का आजकल तो मुसलमानों से बदला लेने का चल रहा है। तुम्हारा देश बन गया तो चले क्यों नहीं जाते, ये हो रहा है ना।
ये इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जो नागरिक आपने तैयार किया, इसमें जो हल्ला मचाता है, जोर से बोलता है, जिसके पास ताकत है, संसाधन है, शहरों में रहता है, अखबार चलाता है, मीडिया में, न्यूज रूम में बैठा हुआ है, वो सारे ताकतवर लोग जाति व्यवस्था के लाभार्थी समूह से हैं। और जो जाति व्यवस्था का शिकार हुआ उनमें एंटी कास्ट मूवमेंट पैदा हुआ। तो 1931 तक जातियां गिनी गई तो जाति के नाम पर बराबरी की लड़ाई शुरू हुई। मंडल कमीशन के समय जब पहला काका कालेलकर का कमीशन बनता है तो कहता है जातियां जातिवार जनगणना कराओ, वरना सबको सबके हिस्से का अधिकार, सब हक नहीं मिल पाएगा। बीमारी पहचानोगे नहीं तो इलाज कैसे करोगे? मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है कि जाति जनगणना कराओ, वरना सबको सबका बराबर का हक नहीं मिल पाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद पहले ओबीसी प्रधानमंत्री जो हुए इस देश में, HD देवगौड़ा, जिन्होंने अपने को बेचा नहीं कि मैं ओबीसी हूं, उसके नाम पे वोट भी नहीं मांगा, काम कर दिया था। कैबिनेट में फैसला किया था कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको कहा जाता है कि बड़े अच्छे आदमी थे, गलत पार्टी में थे, और लोग भूल जाते हैं पत्थर नुकीले हैं, जमीन समतल करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान पे कविताएं बहुत सारे के, कई बार लिबरल प्रोग्रेसिव लोग भी कहते हैं बड़े अच्छे आदमी थे अटल बिहारी वाजपेयी, इतने अच्छे अच्छे आदमियों की हमें जरूरत नहीं भाई। अब पत्थर नुकीले हैं तो कैसे कैसे करना है, छोड़ दीजिए इसको। जाति जनगणना का फैसला रद्द कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 की सरकार ने कि 2001 में जनगणना नहीं होगी। 1999 में उस समय के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से चिट्ठी लिख करके पूछा गया कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। 2010 में संसद में यूनैनिमस डिसीजन पास हुआ कि जाति जनगणना 2011 में होगी। कांग्रेस सरकार थी और वही बीजेपी समर्थन कर रही थी। बीजेपी की तरफ से हुकुमदेव नारायण यादव तो कोई महाराष्ट्र के मरहूम गोपीनाथ मुंडे भाषण कर रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हम समर्थन करते हैं, और वही लालकृष्ण आडवाणी वहीं सदन में बैठे हुए थे, सुषमा स्वराज बैठी हुई थी, तब मोदी जी वहां पर गुजरात में मुख्यमंत्री थे, और ये सारे लोग जाति जनगणना का समर्थन कर रहे थे। तो कांग्रेस की थोड़ी सी बदमाशी है कि वो जाति जनगणना ना होकर के जाति और आर्थिक सर्वे हो गया। लेकिन आर्थिक सर्वे का आंकड़ा अरुण जेटली ने रिलीज किया 2016 तक। बीजेपी ने क्यों नहीं रिलीज किया? क्योंकि पता है लूट पता चल जाएगी कि 10 रोटी 90 लोग खा रहे हैं और 90 रोटी 10 आदमी खा रहा है। इसलिए जाति जनगणना जरूरी थी और इसलिए देश में जाति जनगणना की आवाज बुलंद होनी चाहिए। कई सालों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। मैं थैंक यू करूंगा, चूंकि आपके सवाल में जिक्र आ गया, मैं शुक्रिया कहता हूं राहुल गांधी का, जो पूरे देश में जाति जनगणना की बात कह रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, तेवर के साथ आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर है। अब ये अलग बात है कि वह तेवर कांग्रेस के बाकी नेताओं में नहीं दिखता। पार्टी कोई एक्शन प्रोग्राम जाति जनगणना पर नहीं बना पा रही, लेकिन राहुल गांधी में एक ईमानदारी दिखती है। इसकी क्रेडिट अगर जाति जनगणना के मुद्दे पर किसी को जाती है तो वो समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों को जाती है। मानवर कांशीराम ने उस समय नारा लगाया था, जाति मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। वो तेवर था जाति जनगणना की मांग। आज अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, MK स्टालिन, उनको भूलना नहीं चाहिए। स्टालिन जो कर रहे हैं, अभी नई यूजीसी की गाइडलाइन आई 2025 की, तो उसको मानने से इनकार कर दिया स्टालिन ने। वो स्टालिन जो कहा था कि पुजारी का एग्जाम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने रिलेशन ऑफ कास्ट में लास्ट में लिख दिया था कि पुजारी भी परीक्षा देकर बनो। आजकल अगर एग्जाम देने हो, अभी कुंभ में अलग अलग तरह के बाबा घूम रहे हैं। मैं एक दोहा पढ़ाना चाहता हूँ और बहुत जरूरी है वो दोहा, आप इसको एडिट करके सुनाइएगा जरूर। जी। फूटी आंख विवेक की और लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। कबीर पहले कह गए हैं, कबीर कलयुग कठिन है साध न चीने कोई, कामी क्रोधी मस्करा तिनका आदर होए। तो ऐसे लोग पुजारी बनने के लिए भी एग्जाम देंगे। पुजारी एक ही जाति का क्यों हो, वाइस चांसलर एक ही जाति के क्यों हो? पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 88% जज केवल सवर्ण बने हैं। देश के 54-55 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 98% प्रोफेसर केवल सवर्ण हैं। मीडिया में ऑक्सफैम की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 121 डिसीजन मेकिंग के पदों पर एक दलित, एक ओबीसी और आदिवासी एक भी नहीं है। तो कोर्ट में न्यायाधीश वो नहीं है 90% आबादी के लोग। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर 90% आबादी के लोग 10% भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में राहुल गांधी ने पूछ ही दिया था 90 में 3 ओबीसी, बाकी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? देश कौन चला रहा है? देश के 100 उद्योगपतियों की लिस्ट बनी, उनमें सबसे बड़े उद्योगपतियों में एक भी आदिवासी नहीं, एक आध कोई अपवाद में दलित है, 2 या 3 ओबीसी हैं। तो सब जगह पर 5% 10% आबादी वाले 90-95% देश पर काबिज हैं।
और 90-95% आबादी केवल 5 किलो अनाज के लिए मोहताज रहेगी। वो सस्ता श्रम मुहैया कराएगी कि उद्योगपति का उद्योग बढ़े और नेता की रैली में भीड़ बढ़े और उसके बाद दंगा कराना और धर्म बचाने और कांवड़ लेने की भीड़ में वो शामिल हो। नहीं, जाति जनगणना इसलिए इस देश में जरूरी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 रोटी है 100 बराबर बंटेगी। और इसलिए मैं राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, और अखिलेश यादव के पीडीए ने तो इनके एनडीए को सबसे बड़ी मुश्किल में डाला। वो जाति जनगणना का मुद्दा था, वो संविधान का मुद्दा था। और जाति जनगणना ही देश को बचाएगा। पॉलिसी बनाने के लिए देश को एक्सरे की जरूरत है कि कहां बीमारी है। माथा में चोट लगी है, पैर में एक्सरे हो रहा है, देश कभी नहीं, शरीर कभी ठीक होगा। आप सोचिए, आप किसी के पास जा रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, दवा दे रहे हैं माथा में दर्द होने का, तो पेट का दर्द भी नहीं सही होगा, माथा में दर्द बढ़ जाएगा। ये देश जाति व्यवस्था के नाम पर इस ओर बढ़ रहा है। जाति जनगणना होगी तो स्कैन होगा पूरा, फुल एक्सरे नहीं, फुल बॉडी स्कैन, एकदम फुल बॉडी चेकअप होगी। जहां जरूरत पैर को इलाज की है उसकी जरूरत होगी, माथा के इलाज की माथा की। राहुल गांधी कह रहे हैं एक्सरे होना चाहिए। हाँ, और ये इसको लेकर के 2025 में पूरे देश में अभियान छेड़ देना। राहुल गांधी की ईमानदारी तब होगी जब पूरे देश में जाति जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं, ये अभियान चला दें पूरे देश में और अपने सारे लोगों को कन्विंस करें कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा नहीं, जातिवाद खत्म होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में पीडीए अखिलेश यादव ने बनाया है, मैं तो उनकी तारीफ करता हूं, बधाई देता हूं। वो कहते हैं कि हमारी सरकार, सदन में खड़े होकर कहा, हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। लोग तो ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय को लेकर जो अखिलेश यादव भाषण देते हैं उसे लक्ष्मण यादव लिखते हैं। नहीं, मैं फिर से ये स्पष्ट कर दूं कि मुझे करीब जाने का मौका मिला अखिलेश यादव जी के। जी। नौकरी से निकाला गया तो मेरे पास कुछ था नहीं, एक विकल्प था कि मैं फिर गिड़गिड़ा के कहीं नौकरी करूं, वो मैंने पहले ही तय कर लिया था। अपने जीवन में 40-45 इंटरव्यू दे दिए। जब मुझे काबिलियत साबित करनी थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप करके साबित किया। जब मुझे काबिलियत साबित करनी थी तो अपीयरिंग में जेआरएफ हुआ। काबिलियत साबित करनी थी तो 14 साल बिना किसी पैरवी और बिना किसी शिकायत के सीना ठोंक करके नौकरी की। किसी की हिम्मत नहीं हुई एक जगह पर मुझे मेरे खिलाफ कोई शिकायत कर दी। इसका मतलब इस देश में काबिलियत से नौकरी नहीं मिल रही। प्रोफेसर बनना है, अभी मैं एक अखबार देख रहा था, एक अखबार में लिखा है कि स्कैम हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाने का, कि 2 लोग पकड़े गए हैं, 25 लाख रुपया दिया था कि प्रोफेसर बनवाएंगे, नहीं बनवाया। यानी पैसा देके प्रोफेसर बन रहे हैं, हवन करा रहे हैं सब। अरे यूनिवर्सिटी में शाखा खुल रही है, ऐसे प्रोफेसर ही हमको नहीं चाहिए थे, तो हम बागी बन गए। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। चुनाव सामने था, हमने कहा संविधान बचाने के लिए संविधान बचाने वाले खेमे में शामिल होना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी ने इस बात को समझा कि पढ़े लिखे लोगों की राजनीति को जरूरत है। और मैं फिर से कहता हूँ, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अनपढ़ों के शासक का शिकार बनेंगे। अगर पढ़े लिखे, और केवल डिग्री के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री होनी चाहिए, डिग्री तो फर्जी भी हो सकती है। पढ़े लिखे होने का अर्थ है तार्किक, मानववादी, चेतना वाले लोग, और ये अखिलेश यादव जी में था। उन्होंने कहा कि काम करते हैं, और काम करते हुए मैंने देखा कि जो व्यक्ति 25 साल से राजनीति में हो, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चला चुका हो, जिस व्यक्ति ने अपनी काबिलियत को साबित कर दिया हो, जो व्यक्ति इतना शानदार ह्यूमर और विट रखता है, जिनसे उनका मुकाबला है वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी है। कोई भैंस खोलने की बात कर रहा है, मुजरा और मंगलसूत्र लूटने की बात कर रहा है, तो कोई योगी आदित्यनाथ वहां खड़ा होकर के गर्मी शांत करने और जो है बाप का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा, इस लहजे में जो बोलता हो, उसके सामने कोई मुस्कुरा करके अपने व्यंग से, तंज से, कि अब बात खानदान तक आई है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, ये अखिलेश यादव है। ईमानदार कह दिया, पत्रकार को बेईमान कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने अपने आप शोर मचा के कह दिया कि मैं ईमानदार नहीं हूं। उसका नाम है अखिलेश यादव। जिस व्यक्ति ने राजनीति का इतना लंबा अनुभव लिया हो और इतने विपरीत परिस्थितियों में राजनीति करते हो, आप कभी भी अखिलेश यादव की मुस्कुराती हुई छवि को देखिए। वो अपनी मुस्कुराहट से वो सब कुछ कर देते हैं जो आंख लाल करके योगी कुछ नहीं कर पाते, मोदी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति के पास जब इतना लंबा अनुभव हो, काम करके दिखाया हो, उनका भाषण कौन लिखेगा? वो सक्षम हैं, वो अपने से जवाब देते हैं, उनका भाषण कोई नहीं लिखता। मैं फिर से कह रहा हूँ, कई बार वो चर्चा करते हैं। हाँ, उनमें एक चीज़ है, वो लोगों से बैठकर बातचीत करते हैं, सुनते हैं कि क्या होना चाहिए, समझते हैं कि इस बात का जवाब क्या हो सकता है, नया एजेंडा क्या है। जैसे पीडीए, लोग कहते हैं कि मेरी उपज है, नहीं, मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पीडीए था, इसलिए मेरे लिए और सहूलियत थी कि यार मुझे तो यहाँ आने के लिए अपना पुराना ट्वीट डिलीट नहीं करना पड़ा।
मुझे माफी नहीं मांगनी पड़ी। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां 5 साल 7 साल पहले खड़ा था, और मैं खुल के कह रहा हूं कि यहां संविधान बचाने वाले लोगों के साथ खड़ा हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो वो राजनीति बदली है, और मुझे लग रहा है कि इस राजनीति की खूबसूरती यही है। ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति करना अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, इनकी मजबूरी बन गया है, क्योंकि सवर्ण वोटर बीजेपी का एक वोट बैंक बन चुका है। तो कुल मिला के लगता है सिर्फ धर्म का जो तोड़ है जाति ही है। क्या इसकी एक ठप्पा लगाने की पूरे देश के अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा? ये बात तब सही होती जब ये अखिलेश यादव ही शुरू कर रहे होते राजनीति, या पीडीए से ही ये राजनीति शुरू होती। पहले क्यों नहीं शुरू की गई है? ये राजनीति बहुत पुरानी है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये तो शुरू बुद्ध से हुई है, और मैं उसे भी एक राजनीति मानता हूं। कबीर रैदास से होते हुए हजारों साल से यही लड़ाई है। भारत को बर्बाद करने वालों के खिलाफ भारत को बचाने वालों की लड़ाई, मनुस्मृति के खिलाफ संविधान वालों की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई उसी का प्रतिनिधित्व करती है। अब और पीछे ना जाइए, पिछले 100 साल का इतिहास मैं आपको बताता हूं। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये 100 में 60 कौन बोल रहा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कि 100 में 60 होने चाहिए पिछड़े। आज पिछड़ा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब है, लेकिन उसने कभी नहीं देश को कहा कि देखो देश में विश्वविद्यालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, बिजनेस, व्यापार, ब्यूरोक्रेसी, 100 में 60 सब जगह देखो पिछड़े हैं। कहीं नहीं है भाई। इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो पिछड़ों के साथ हो रहा है, और पिछड़े प्रधानमंत्री होने के बाद हो रहा है। ये देश के पिछड़े कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए लड़ाई पर पुरानी है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। समाजवाद की लड़ाई का थी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। सबको 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जाति के नाम पर जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, और सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये 100 साल का इतिहास ही मैंने बताया कि ये 100 साल में 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई पैदा हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जाति तोड़ो। कोई पैदा हुआ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोई पैदा हुआ मानवर कांशी राम 85-15। कोई पैदा हुआ मंडल आंदोलन। कोई आया लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, मायावती जी। मायावती जी न होती तो उत्तर प्रदेश में क्या होता? दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी तथागत बुद्ध की, और तोड़ी गई बाबा साहब अंबेडकर की। आज तोड़ के दिखा दो। ये बाबा साहब की चेतना है, ये बाबा साहब का लड़ाई है, और ये संविधान की लड़ाई है। ये लड़ाई नई नहीं है, पीडीए की लड़ाई या जाति जनगणना की लड़ाई अखिलेश यादव और इन लोगों ने नहीं शुरू की है, तेजस्वी और स्टालिन ने। ये समानता और न्याय की सैकड़ों साल, हजारों साल पुरानी लड़ाई है। नए रूप में, नए कलेवर में, नए तरीके से, नए टूल के साथ नए लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब आपने मायावती की जब बात की, बहन कुमारी मायावती कहना चाहूँगा, क्या मान्यवर काशीराम साहब जो उन्हें बहुजन महापुरुषों की विरासत सौंप कर गए, क्या वो आगे चलाने में अब सक्षम नहीं दिखाई दे रही हैं? जिस तरीके से समाज के बीच से भी अब लगातार आवाज़ें, जो उनके साथ के लोग थे वो लगातार उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लग रहे हैं, और मिशन मूवमेंट की जो असली लड़ाई थी वो बिखरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, विरासत में अगर संसाधन, पूंजी मिल जाए, हवेली, घर मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो विरासत संभालना आसान होता है। लेकिन वैचारिक विरासत संभालना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। इतिहास इस बात का मूल्यांकन करेगा। जैसे मैं कहूँ कि करुणानिधि की विरासत को स्टालिन ने संभाला, राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और मैं उनकी मेहनत का समर्थन करता हूँ कि वो उस विरासत को, संघर्ष की विरासत को, यही समाज, जो दलित समाज के तमाम युवा हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं वो काम वो मायावती को करते हुए देखना चाहते थे। जाति जनगणना की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देती। देखिए, अभी उस पर आएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, विरासत संभालना बहुत मुश्किल होता है। लालू प्रसाद यादव की विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, मेहनत कर रहे हैं। अब रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान भी तो संभाल रहे हैं, कह रहे हैं जातिवादी तो होती नहीं, आरक्षण तो खत्म कर देना चाहिए। एक विरासत ये भी संभलती है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और करके दिखाया उन्होंने। एक चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिल गई। जो समाजवादी पार्टी एक चुनाव में इतनी सीट कभी नहीं जीत पाई थी। घर में झगड़ा हुआ, विपरीत परिस्थितियां थीं, योगी आदित्यनाथ जैसा एक व्यक्ति उनके सामने चुनौती बन के खड़ा है,
बीजेपी जो अब बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करती है, बंदूक तान करके कोई यूपी में वोटर के सामने पुलिस खड़ी हुई, डीएम का काम हो गया प्रधानों को बुला करके हड़कवाना, और वोटर कैसे प्रभावित होता है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है कल पूरे देश में होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश पर नजर रखनी चाहिए सबको। ऐसे जगह पर लड़ता हुआ कोई 37 सीटें जीत जाए और अयोध्या हरा दे, 2024 के चुनाव की इबारत जब लिखी जाएगी तो उस पर सबसे पहले चैप्टर का नाम होगा अयोध्या बीजेपी हार गई। इसको बार बार लिखा जाना चाहिए। सामान्य सीट पर एक दलित प्रत्याशी को उतारा था पीडीए के नायक अखिलेश यादव ने, तो वो विरासत संभाली उन्होंने, संघर्षों की विरासत थी। आदरणीय मायावती जी की बात मैं करूं तो मैं इस सवाल को इसलिए छोड़ना चाहता हूं कि इतिहास खुद मूल्यांकन करेगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज जो भी लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो लड़ाई तो बसपा की थी। उस लड़ाई की सबसे पहली नींव में अगर कोई है पिछले 30-40 साल में तो वो बसपा है। संविधान यात्रा, संविधान बचाना, संविधान सम्मेलन, अंबेडकर ऑन व्हील, पेरियार ऑन व्हील, गांव-गांव अंबेडकर को ले चलना और आरएसएस और मनुवादियों की खटिया खड़ी कर देना, ये है विरासत मान्यवर कांशीराम की। हालांकि मान्यवर कांशीराम ने अपने राजनीति के उत्तर काल में उन्हीं ताकतों से समझौता भी कर लिया। शायद वहां कोई चूक या कोई और चीज रही होगी, उसका मूल्यांकन इतिहास करेगा। आज फिर से कह रहा हूं, आदरणीय मायावती जी एक नेता नहीं है, वो एक इमोशन है। जिस पायदान पर से निकल करके जहां तक का सफर उन्होंने तय किया, उस संघर्ष को आने वाली पीढ़ियां नजीर की तरह याद रखेंगी। जो किया उन्होंने वो कोई नहीं कर सकता। जितनी कुर्बानी दी और जिस हनक से ताकत से सत्ता चलाई, इस देश को समानता और न्याय दिलाने में बसपा और आदरणीय मायावती जी का योगदान है। आज वो जहां खड़ी हैं, मैं केवल एक लाइन बोलूंगा, आज वो सड़क पर उतर जाएं, आज वो खड़ी हो जाए बसपा। क्या अमित शाह की ये जरूरत होती कि वो माफी नहीं मांगते? बाबा साहब अंबेडकर पर अब तक के समय का सबसे बड़ा अपमान करना, गृह मंत्री देश का अपनी कुर्सी पर आज भी है, लोग भूल गए। फिर खुदाई शुरू हो जाएगी, संभल कोई नया संभल आ जाएगा, कोई नया कुंभ आ जाएगा, आप भूल जाएंगे। अगर वो पुरानी बसपा होती तो आज गृह मंत्री का इस्तीफा हो चुका होता। संविधान बदलने वालों की बात करने वाले माफी मांग रहे होते। आज संविधान बदलने की बात करने वालों का आप मूक समर्थन क्यों कर रहे हैं? एक देश एक चुनाव पर हम समर्थन कर देंगे, 370 पे समर्थन कर देंगे। इससे जनता लड़ता हुआ नेता जब पसंद करती है ना, तो जनता खुद अपने तय करती है कि आज जरूरत किस बात की है। मैं फिर से कह रहा हूं, आदरणीय मायावती जी एक बहुत बड़े कमेरा कौम की इमोशन है। वो जब तक रहेंगे उनका सम्मान रहेगा। उनके राजनीतिक फैसलों का मूल्यांकन आने वाली पीढ़ियां जरूर करेंगी। अभी आप बात कर रहे थे तेजस्वी यादव की, अखिलेश यादव की, या मैं बात कहूँ चिराग पासवान की। जो काम शरद यादव जी ने किया, जो काम मुलायम सिंह जी करके चले गए, जो कार्य तमाम जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले करके चले गए, क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों के अंदर जनता देख पाएगी पिछड़ों का नेता? अब मेरा मानना है कि नेता वही होता है जिसे जनता नेता मानती हो। आप बना करके किसी को नेता नहीं बना पाएंगे। आप चाहते हो कि रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभाल लें, तो हमारे आपके चाहने से नहीं होगा। जनता अगर देखेगी तो मूल्यांकन करेगी कि गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, जो रामविलास पासवान सदन में खड़े होकर पूछते थे कि आजकल रोज हिंदू 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 का शोर मचा रहे हो, कहाँ है हिंदू? किस वेद में लिखा है हिंदू? शब्द ही नहीं तुम्हारा है। इतनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, तुम एक धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हो। उन रामविलास पासवान का जिन्होंने मंडल कमीशन के समर्थन में जंतर मंतर पे आंदोलन किया, मंडल के समर्थन में, वो जब रैली करते थे फूलन देवी जी को बहन मानते थे। ये मंडल कमीशन और मंडल आंदोलन के दौर की राजनीति देखिए आप। शरद यादव मंडल रथ लेकर निकल जाते हैं। उस जमाने में नेताजी मुलायम सिंह यादव पंचायत राज में आरक्षण लागू कर देते हैं। गांव में कस्बों में दलितों पिछड़ों खटिया पर बैठने का हक नहीं था, बराबरी पर चलने का हक नहीं था। जाति के नाम पर लोग गाली देते थे, वोट नहीं डालने देते थे। एक मुहाने पर खड़ा हो गया एक आदमी लाठी लेकर के, आप वोट नहीं डाल सकते। हक अधिकार सम्मान दिलाया मुलायम सिंह यादव ने, लालू यादव ने। आप जाके पूछिए गांव में, लालू यादव एक इमोशन का नाम है, मुलायम सिंह यादव लोगों के लिए एक इमोशन का नाम है, आंखें भर आती हैं। ये संघर्षों से अर्जित किया हुआ था, बनाए हुए नेता ये लोग नहीं थे। ये जमीन से संघर्ष करके खड़े हुए लोग थे।
इनकी विरासत बहुत मुश्किल होती है। इनकी विरासत संभालने के लिए जितनी मेहनत, दूरदर्शिता, संयम, राजनीतिक स्पष्टता चाहिए, वो जो दिखा पाएगा वही विरासत संभाल पाएगा। जहां तक रही बात कि मैं फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेस के अब तक के इतिहास में मुझे सबसे स्पष्ट जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे अगर किसी नेता ने आकर्षित किया है तो उसका नाम है राहुल गांधी। समाजवादी आंदोलन में एक दौर था लालू, मुलायम, शरद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार का। मैं अभी भी कह रहा हूं नीतीश कुमार भले उस खेमे में है, वो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, लेकिन बिहार यूपी नहीं बन पाया। बिहार में भी मस्जिद के नीचे खुदाई अभी नहीं हो रही, बुलडोजर नहीं चल रहा। गनीमत है ना, कितनी दिन ये गनीमत है, ये देखने वाली बात है। हालांकि आप अपने वैचारिक शत्रु के पास जाकर के उसको ऐसी खुराक दे देते हैं, जो गलती इन लोगों ने की बीजेपी और आरएसएस को वैधता देने की, वो इस देश के लिए नासूर बन गई है। मुझे वो नेता सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं जिन्होंने आज तक बीजेपी और आरएसएस के सामने समझौता नहीं किया। वो लालू यादव थे, वो मुलायम सिंह यादव थे, वो अखिलेश यादव, वो राहुल गांधी, वो आज के नेता, वो तेजस्वी यादव, वो एमके स्टालिन। ये होता है सामने से लड़ जाना कि लड़के हम तुमसे तुम्हारी विचारधारा को हराएंगे। जो लड़ने में ईमानदारी, मेहनत रखेगा, आज अखिलेश यादव रख रहे हैं, मैं बहुत करीब से उनको देखा हूं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बदल गए हैं। अब 24 घंटे वो राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति का खेल समझ गए हैं। पहले वो भी सोचते थे कि काम के नाम पर वोट मिलेगा। लैपटॉप दिया, सड़कें बनवाई, मोबाइल फोन दिया, एक्सप्रेसवे बनवाया, मेट्रो चलाई, डायल 100 चलाया, वन ऑफ द बेस्ट रेस्पॉन्स सिस्टम दिया, एम्बुलेंस गांव-गांव पहुंचाई, सबको सब कुछ दिया। वोट नहीं मिला उन्हें, उनको टोटी चोर बना दिया, लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बना दिया। इस देश में जितने वंचित शोषित हैं, दौलत की बेटी कहा आदरणीय मायावती जी को, जितने हमारे बहुजन नेता हैं, सबका अपमान हुआ इस देश में। इस अपमान के बावजूद वो लड़ करके यहां तक हमारा कारवां पहुंचा है। हम इसे जो लड़ेगा वही बचा पाएगा। यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। तो वो तेजस्वी यादव, वो अखिलेश यादव, वो राहुल गांधी, ये लोग करेंगे तो साफ दिखेगा और जनता इनके साथ खड़ी है। चिराग पासवान से लोग मजाक, वो रील्स मटेरियल बन जाएंगे, मीम बनेगा। पिताजी कुछ कह रहे थे और बाबू कुछ कह रहा है, क्योंकि इसने झेला ही नहीं। अखिलेश यादव को झेलाया है बीजेपी ने। टोटी चोर कहा, घर धुलवाया, मंदिर धुलवाया, इतना आरोप लगाया, झूठ बोला, चरित्र हनन किया, क्या क्या नहीं किया। तब एक नया अखिलेश आपके सामने खड़ा है, जो निडर है, बेखौफ है, ललकार करके कहता है एनडीए को पीडीए हराएगा। और पीडीए की राजनीति बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया, इन दोनों को मिलाकर चलेगी। आज पहला ट्वीट उन्होंने बहन जी को बधाई देते हुए किया, संयम के साथ। तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के सामने कितना ईडी सीबीआई लगा लो, वो वॉशिंग मशीन में जाने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जाने को तैयार नहीं। मैं इन नेताओं में भविष्य देखता हूं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जो वैचारिक लोग हैं या पहले वैचारिक रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी या कहूँ कि संघ के संचालक जो हैं वो खरीद रहे हैं या वो उनके विचार बदल रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा दिलीप मंडल की। लगातार आप देखेंगे मनुस्मृति का विरोध करते करते मनुस्मृति की खूबियाँ बताने लग रहे हैं। असल में वैचारिक प्रतिबद्धता कमज़ोर पड़ जाए या आप रुख हवाओं का न भांप पाएँ, तो आप इस तरह के फैसले लेते हैं जिसमें मुझे कहावत याद आती है, गए मियाँ रहीमन ने यह मन न वह मन। आप पुराने ट्वीट डिलीट करते रह जाओगे और कितना डिलीट करोगे। जनता ने सब स्क्रीनशॉट सब पता है सबको। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। किस चीज़ से बिके होंगे आप, या क्या लालच रहा होगा। मैं दिलीप मंडल को ऐसा मानता हूं जिन्होंने इस देश के नई पीढ़ी के दलितों, पिछड़ों को, महिलाओं के मुद्दों पर, आदिवासियों के मुद्दों पर पिछले 10 साल में देश का ध्यान आकर्षित कराया, लोगों को प्रमोट किया, विचारधारा पर बेबाक ढंग से लिखा, कहा कि मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। आज ही मैं आ रहा था तो उनका एक ट्वीट देख रहा था कि वो कह रहे थे कि एक प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। मैं जब सोचता हूँ कि ये आदमी इतना नहीं गिरेगा तब तक और गिर जाता है, और ये बात मुख्य नरेंद्र मोदी के लिए वो कह रहे हैं।
वो बाबा साहब अम्बेडकर पे एकदम दीवाने थे। वो कहते थे कि सावरकर कभी नहीं चल पाएगा, बंच ऑफ थॉट ने देश को बर्बाद किया है। आज अम्बेडकर के बगल में सावरकर की फोटो लगानी पड़ रही है। 1-2.5 लाख की नौकरी क्या न करवा दे। अब एक नौकरी, मुझे याद आता है संतों का आंदोलन। देखिए जो बिक गया ना, जो दरबारी बन गया, जो चारण भाट बन गया, इतिहास में वो दर्ज नहीं है। इतिहास में विद्रोही दर्ज है, कबीर दर्ज है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, और जाको मुख देखत दुख उपजय, ताको कर पड़ी प्रणाम। ऐसा नहीं चाहिए तुम्हारे दरबार में। तुम्हारे दरबार में हम दरबारी बनने का कबूल नहीं करेंगे, हम अपने दरबार के राजा होंगे। ये जो पतन आ जाए तो 2 बात आखिर में केवल कहूंगा। बहुजन समाज, इस देश का SC ST OBC कमजोर, बिकाऊ और समझौता परस्त लोगों को अब अपना आइकॉन नहीं मानता। आज बसपा 0 पर पहुंच गई। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। और चंद्रशेखर आजाद जैसा कोई व्यक्ति अपनी पार्टी से पहला सांसद सदन में है। इतिहास ये करता है। इतिहास ये करता है कि बहुत दलित पिछड़ों को बीजेपी ने बहुत कुछ दिया, और आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाकर अखिलेश यादव पहली कुर्सी पर बैठते हैं। लड़ने वालों के साथ जनता खड़ी होती है। आज राहुल गांधी कुछ भी कर रहे हो, आप देखिए कि उनके साथ जनता एक इमोशन के साथ खड़ी हो रही है। यही बौद्धिक लोगों के साथ होता है। अगर बौद्धिक ईमानदारी नहीं है तो दरबार में जाकर दरबारी बन जाना, राजा बदलेगा, दरबार बदल जाएगा। फिर आप, इसीलिए मैंने कहा, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। और इतिहास इस बात का मूल्यांकन करेगा कि जिस दौर में बेखौफ होकर के अपने विचारों पर अडिग रहना था, उस दौर में, जिस दौर में कोई उमर खालिद जेल में है, समझौता नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं किन लोगों को याद कर रहा हूं। कोई प्रोफेसर हैनी बाबू जेल में है, कोई स्टैन स्वामी जेल में मर गया। आज भी इस देश की जेलों में सबसे ज्यादा दलित पिछड़े अंडर ट्रायल में, मुसलमान जेल में बंद हैं। वो समझौता नहीं किए। उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो दिलीप मंडल जी को मैं यही कहूँगा कि अब आपने विश्वसनीयता खो दी है। आखिरी सवाल, जब हम पूरी प्रक्रिया में जाते हैं, सबसे बड़ी भूमिका मैं देखता हूं दलित पिछड़ों को बदनाम करने की, आपने पहले ही बताई। जो आजकल जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, आप उनकी खबरों में देखोगे टारगेट, जो चाहे आपने तेजस्वी यादव की बात की हो, अखिलेश यादव की, इन लोगों को टारगेट करते हुए लगातार गोदी मीडिया बदनामी का वो स्तर पार कर देता है जो एक उन पर कलंक टाइप का लगा देता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अछूतों का कोई अखबार नहीं होता। मानवर कांशीराम मीडिया को बहुत तवज्जो नहीं देते थे। मुलायम सिंह यादव जी ने, एक दौर था, मैं पुराना किस्सा आपको बताना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में राजनीति करते थे, और उस समय राजनीति करते थे जब मंदिर आंदोलन, सांप्रदायिकता का उफान, पूरे देश में एकदम धर्म के नाम पर हाहाकार। दैनिक जागरण एक अखबार हुआ करता था, उसने एक बड़ी ख़राब खबर इनके खिलाफ चलाई। उन्होंने कहा ये अखबार बिकना नहीं चाहिए, जला दिया, होली जला दी समाजवादियों ने। लठ लेकर के खड़ा होना पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ कोई लठ लेके खड़ा था। बंदूक के सामने भाला से लड़ाई नहीं होती। टेक्नोलॉजी, तरीके जब बदलते हैं युद्ध में, तो बदलाव के साथ जो खड़ा है वही लड़के जीत पाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। इसलिए नहीं हारा था कि मुसलमान था, ये हिंदू थे, इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं पाया था कि उस समय पृथ्वीराज चौहान की सेना में ताकत क्या है। साल भर के भीतर वो सारी चीज़ों को रीड करके, अपनी कमजोरियों को दूर करके, उनकी ताकत को पहचान करके फिर ललकार गया। इधर ये इस गुमान में थे कि हमका कौन हराई, और 1191 में हारा, 1192 में हरा दिया। तो इतिहास राजाओं का, हिंदू मुसलमान का नहीं है। वैसे ही इस बात का इतिहास इसलिए नहीं देखा जाएगा कि कौन कैसे लड़ा, ये देखा जाएगा कि कौन लड़ने के अस्त्रों को कैसे पहचान गया समय रहते। तो जिस समय अखबारों को कुछ नहीं देना था, उस समय उनको उनसे छवियां खराब की गई। इनके लोग अखबार में थे नहीं, दिल्ली में बैठ करके, लखनऊ में बैठ करके। आज 2023 में जब SC ST OBC ब्यूरो चीफ और एडिटर की पोस्ट पर नहीं है, तो आज से 30 साल पहले कहाँ होंगे? तो सारे लोग तो वही हैं जिनको राजनीति पसंद नहीं थी मुलायम सिंह यादव की, वो मुल्ला मुलायम लिखकर प्रचारित करवाते थे। अभी एक पत्रकार को मैं सुन रहा था, वो बैठ करके बोल रहा है कि अखिलेश यादव एक आदमी से नाराज हुए, उसे अपने यहाँ बुलाए और अंदर बुलाए मिलने के लिए, और उसके गर्दन पे तलवार रख दिया। मैं जब पूरा इंटरव्यू उनका सर्च किया कि तुमने मुझे औरंगजेब कैसे लिख दिया, तो पता चला कि वो तो एक लाइन की बात है जो खुद अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में बोली है
कि उसको मैंने बुलाया और मैंने केवल यही पूछा कि तुमने औरंगजेब मुझे किसके कहने पे लिखा, तो उसने बाद में बता दिया कि फलाने के कहने पे मैंने आपको औरंगजेब लिखा था। और उसकी कहानी उसने बना दी कि जाओ, अगर मैं औरंगजेब होता तो वो तलवार निकाल लेता, और वो तलवार लेके लगा दिया। तो ये इस देश की मीडिया करती है। अब कौन वहां जाए धुआं देखने, कल अखबार में पढ़ लेंगे वहां क्या हुआ था। अब अखबार ही धुआं लगा रहा है, अखबार ही चिंगारी कर रहा है। आखिर में इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है सोशल मीडिया, इसका विकल्प है जन मीडिया, बहुजन मीडिया मैं इसे कहता हूं। हम और आप बात कर रहे हैं, इसे कोई अंबानी और अडानी का पैसा नहीं दे रहा है, तो हमारे पास कोई फिल्टर नहीं। इसलिए हम ईमानदारी से बोलेंगे कि चारा चोर अगर लालू प्रसाद जी को कह रहे हो, तो बताओ ये चंदा चोर कौन है? भाषा कैसे बदल जाती है। योगी आदित्यनाथ पर कितने मुकदमे थे मुख्यमंत्री बनने के पहले? योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कितने भवन अपने चेलों के नाम, ट्रस्ट के नाम करवा दिए हैं। सैफई महोत्सव पर इतना हल्ला हुआ, और अयोध्या महोत्सव में कौन सा गाना बजा अभी, और गोरखपुर महोत्सव में। यह होता है इमेज बनाना, इमेज को ध्वस्त करना, और मीडिया यह काम करती है। मीडिया ने मंडल आंदोलन के सारे नेताओं की इमेज ध्वस्त की है, छोटी छोटी बातों पर, और बड़े बड़े बलात्कारियों को बचाया है इस मीडिया ने। जैसे बीजेपी अपने चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर को बचाती है, वैसे मीडिया बचाती है। क्या इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि स्वर्णों का ज्यादा संख्या में होना मीडिया के अंदर? विचार का लड़ाई थी। जिसको मुलायम सिंह यादव का विचार, लालू यादव का, नीतीश कुमार का, रामविलास पासवान का, कांशी राम का विचार नहीं पसंद, वो इनकी छवि को धूमिल करेगा। जिनको आज अखिलेश यादव की ये बात नहीं पसंद है कि सब पीडीए की जाति जनगणना होगी, पीडीए से देश चलेगा, वो कैसे कहेगा? जो बैठा है सामने वो पीडीए का है ही नहीं। जो मीडिया में अखबार चला रहा है, जो संपादकीय लिख रहा है, जितने आपके संपादक घूम रहे हैं, उनमें पीडीए के कितने लोग हैं? और जो अखिलेश यादव ने संगम पर, कुंभ पर सवाल उठाया, वीडियो अब उसकी वायरल होने लगी कि वहां देखो क्या इंतजाम हो रहा है। इसलिए अब इन नेताओं ने यह समझ लिया है, अब इसीलिए ये बात समझ रहे हैं कि छवियां बनाने से, 10 लाख का सूट पहनने से, 1.5 लाख का चश्मा लगाने से फकीर नहीं कोई बनता। जनता जिसको कहती है कि फकीर है या लुटेरा है, जनता तय करती है। इसलिए नई पीढ़ी के नेताओं को, बहुजन मीडिया को, सामाजिक न्याय के विचार वाले लोगों को मजबूत करना चाहिए। मेरी उनको भी यही सलाह रहती है, आप पॉडकास्ट देना है तो ऐसे लोगों को दीजिए जो मजबूत करें, जो आपकी आवाज़ को जनता तक पहुँचाएं। और सच और हक की बात कुछ साजिशों से ही हराई नहीं जा सकती। कभी कहा होगा सत्यमेव जयते, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो मानववादी है, जो सामाजिक न्यायवादी है, वो सत्य के साथ है और सत्य की जीत होगी। बात को, चर्चा को ख़त्म करते हुए आखिरी में बस यही, क्या अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो चुनाव होंगे उसमें हम सदन के अंदर लक्ष्मण यादव को देखेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर? अभी इसका कोई, ये मेरा नहीं, तमाम जब मैंने कमेंट मांगे तो लोगों के सवाल है कि नहीं, ठीक बात है, राजनीति में आना चाहिए लोगों को, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, विचारधारा के स्पष्ट लोग, तेवर वाले लोग, संघर्ष करने की हिम्मत रखने वाले लोग, निडर और बेखौफ होकर के कुछ भी कुर्बान करके भी हक और सच की बात कहने वाले लोग, प्रखर वक्ता, राजनीति में आए। आप में ईमानदारी होगी तो आपकी जबान पर ईमानदारी दिखती है। आपके अध्ययन और ओढ़ी हुई पढ़ी हुई बात से, कथावाचक से चुनाव लड़ना और फिर उसके बाद कथावाचक कर देना, ये सब नहीं। ईमानदारी अगर विचार में है, विजन क्लियर है, तो आपकी जुबान पर वो नजर आएगा। और ऐसे हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे हर व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। किसी आरोपी, किसी दंगाई, किसी नफरती की सियासत हावी ना हो जाए, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और इसलिए मुझे राजनीति से कोई गुरेज नहीं। किस रूप में आऊंगा, कब आऊंगा, किस पार्टी से, कौन सी सदन में आऊंगा और कहां आऊंगा, आने वाले वक्त में इसका जवाब जी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण यादव जी, और आप देखते रहिए द एक्टिविस्ट संदीप पॉडकास्ट। मैं अलविदा लेता हूं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।